हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं साइटोलॉजी के क्वेश्चंस को जो कि आपका डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड। रॉबर्ट हुक का नाम आपको सुनते ही पहले पता चलता होगा कि इन्होंने डिस्कवरी किसकी किया था, सेल की डिस्कवरी किया था। वो भी कैसा सेल था, तो वो डेड सेल था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कार्प प्लांट जो कोरकस सुबेर, जो कोरकस सुबेर है, इंडियन ओक प्लांट या कोरकस सुबेर कहते हैं, बॉटनिकल नेम उसका है। उसमें उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। और ये जो सेल था वो क्या था, नॉन लिविंग था। तो सिर्फ सेल की डिस्कवरी पूछा जाए तो आप सेल टिक करेंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जो पहला लिविंग सेल था वो एवी लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, जो कि क्या थे, रॉड से बैक्टीरिया थे। और यहाँ न्यूक्लियस डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी किया, सेल का। और ये याद रखना है कि किसमें किया था, कोरकस सुबेर या इंडियन ओक प्लांट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कैसा होता है, सिंगल, डबल, मल्टीपल। तो आप सबको पता होगा कैसा मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। साथ ही साथ आपको ये भी पता रखना है कि डबल मेम्ब्रेन और किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी डबल मेम्ब्रेन मिलता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस। तो ये तीन सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिसमें क्या पाया जाता है, जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है कि इनके आउटर मेम्ब्रेन में जो होता है वो क्या पाया जाता है, पोरीन प्रोटीन्स। पोरियंस प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें पोरियंस प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ये तीनों सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियस पाया जाता है और खुद का राइबोसोम भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, विच इज़ मैक्सिमम अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, RUBP कार्बोक्सिलेज, या फिर हम इसे कह सकते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। ये जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम पूरे बायोस्फीयर पे है। तो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम फाउंड इन बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए तो भी आपको RUBP कार्बोक्सिलेज ही टिक करना है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का एक पार्ट होता है। प्लास्टिड आपने पढ़ा होगा, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और प्लास्टिड के तीन पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, यानी तीन टाइप के हो गए। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर प्लास्टिड होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, कौन से सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फूड का ऑक्सीडेशन करके क्या प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। एक चीज़ और याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ये याद रखना है आपको, पूछा जाता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के किस सरफेस पाया जाता है, तो इनर सरफेस पे पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होकर के क्या बना लेती है, आपका क्रिस्टी बना लेती है। ठीक है, जो प्लास्टिड है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। गोल्जी बॉडी आपको पता ही है, ये क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। और लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है, इसको सुसाइड वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। और सेल के अंदर जो होता है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द अपेक्स टिप। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे, जो सेंट्रोमियर है उसके पोजीशन के बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को 4 कैटेगरी में पढ़ते हैं। कौन कौन सा है आपका, सबसे पहले आपको याद रखना है मेटासेंट्रिक, उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक, उसके बाद क्या आता है आपका एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट में आता है टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक। तो मेटा में क्या होता है, इसका शेप भी पूछा जाता है। इसका शेप जो होता है वी शेप होता है मेटासेंट्रिक का। कौन सा शेप, वी शेप। और सब मेटा का होता है कौन सा, जे शेप। और एक्रोसेंट्रिक का आई, और टीलोसेंट्रिक का सी शेप। ठीक है, तो ये जो शेप है VJI, और इसको याद रखना है आपको कि इसमें कौन कौन से शेप हैं। तो ये शेप आपको याद रखना है क्या क्या, VLJI, कौन कौन सा है, VLJI। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक का शेप क्या होता है, वी शेप होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो सेंटर में मौजूद होता है, जिससे कि इसके दोनों आर्म इक्वल नज़र आते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेटासेंट्रिक बोला जाता है। और इसका शेप वी शेप हो गया। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, सेंटर से दूर होता है, जिससे कि उसका शेप कैसा होता है, एल शेप्ड हो जाता है। और एक्रोसेंट्रिक का शेप जो होता है जे शेप होता है। और टीलोसेंट्रिक जो क्वेश्चन में पूछा गया है, टिप पर, सेंट्रोमियर अगर एकदम टिप पे मौजूद है तो उसका आई शेप हो जाता है, यानी एक आर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इसमें जो इसका शेप बन जाता है वो कैसा हो जाता है, टीलोसेंट्रिक हो जाता है। तो टीलोसेंट्रिक इस क्वेश्चन का आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ शेप पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। तो वी शेप किसका होता है, तभी हमने पढ़ा क्या मेटासेंट्रिक का जो शेप होता है वो वी शेप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन NOR इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोजोम, किसका पार्ट होता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन। जो सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन होता है, जो सेंट्रोमियर होता है उसे हम लोग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम जानते हैं, और उसके बाद जो टीलोमियर जो होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे क्रोमोजोम में सबसे अपेक्स में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, और इसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। सबसे रेयर टाइप का क्रोमोजोम कौन सा पाया जाता है, तो टीलोसेंट्रिक, जिसका शेप जो था वो आई शेप होता है, वो सबसे रेयर टाइप का क्रोमोजोम होता है। अगला है यहाँ पे मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो भी हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है आपका, प्रोटीन विद शुगर। ये क्या करता है, प्रोटीन और शुगर को लिंक करने का काम करता है। कुछ फंक्शन और भी दिए गए हैं यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी से रिलेटेड है। तो क्या है, सेल सिक्रीशन का काम करता है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन, जो बायो मेम्ब्रेन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। बायो मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और उसके अलावा ये क्या करता है, हार्मोन और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम, जो कि आपका स्पर्म के सबसे अपेक्स में पाया जाता है एक्रोसोम, इसके फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडी का रोल होता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी फॉर्मेशन करता है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी। तो ये फंक्शन आपको याद रखना है। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। जो मेच्योर गोल्जी बॉडी होती है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से स्टर्नी, वैक्यूल, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन पूछा गया है। तो क्या है, सेल सिक्रेटरी, अभी की आपने देखा इसको, सेल सिक्रेटरी फंक्शन है। साथ ही साथ क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन भी हो रहा था। तो ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, और आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।